हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घर में सेफ हो, सुरक्षित हो और घर से ही आपको एग्जीक्यूटिव की तैयारी करनी है। वेलकम टू माय चैनल CS वर्ल्ड। गाइस, यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, असेंशियल कमोडिटीज़। असेंशियल कमोडिटीज़ का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लिया है। आज फाइनली पार्ट 3 की बारी है, मतलब 2 पार्ट्स हो चुके हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि 1955 का एक्ट क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, 1955 में एक्ट क्यों आया। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 1955 का ये एक्ट है, लेकिन इसकी असली ज़रूरत कब पड़ी, 2020 में, जब ऐसा कोरोना का पैंडमिक सिचुएशन चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको लाइसेंस मिलता है, कौन कौन आपको ऑर्डर देता है, ये सब कुछ हमने देखा था। हमने ये देखा था किसी भी असेंशियल कमोडिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्केड्यूल में डाल सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के लिए डाल सकते हैं बाय नोटिफिकेशन। लेकिन क्या कर सकती है गवर्नमेंट, 6 महीने के बाद उसको एक्सटेंड कर सकती है अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो फर्दर नोटिफिकेशन से। एक चीज़ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखी थी कि असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस कैसे फिक्स्ड होती है, लाइक अग्रीड प्राइस, फिर कंट्रोल प्राइस, फिर मार्केट प्राइस। जिस दिन की सेल हुई उस दिन की मार्केट प्राइस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस ड्यूरिंग इमरजेंसी कैसे फिक्स्ड होती है, तो वो भी हमने देखा था। सबसे पहले अग्रीड प्राइस, फिर कंट्रोल प्राइस, फिर एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ लास्ट 3 मंथ। उसके बाद हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कैसे देती है, स्पेसिफिक ऑर्डर देती है, जनरल ऑर्डर देती है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको शॉर्ट रिकैप करा दिया चैप्टर का। अगर आप लोगों ने चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी एडवाइस है कि इस चैप्टर की वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर की वीडियोस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या हो, जनता हो, आम जनता हो, कंज्यूमर हो, और आप लोग असेंशियल कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ है, क्या उसकी प्राइसेस फिक्स्ड होनी चाहिए, वो देखना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बोलूँ, ये EBCL का एक सब्जेक्ट है ना, ये हमारे लिए इतने रास्ते खोलेगा, ये मत सोचो कि एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए हमें EBCL पढ़ना है, हम लोग को अच्छे मार्क्स लाने के लिए EBCL पढ़ना है। ये EBCL ऐसा है जिसमें इतने सारे लॉज है, जिसमें भी प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग को फायदा होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए मत करो, इस एक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर मैं तो कहती हूँ आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप लोग फालतू वेस्ट कर रहे हो, तो बेयर एक्ट्स पढ़ो इनके, क्योंकि आप लोग को एग्जीक्यूटिव पास नहीं करना, आप लोग को एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद जॉब भी करनी है, प्रोफेशनल पास भी करना है। तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए अपना दायरा खोलो, अपने दिमाग को खोलो, यहाँ तक बंद मत रखो कि जितना टीचर्स पढ़ा रही है उतना ही पढ़ना है। अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देखो तो अलग अलग दिमाग खुलेगा। अब ऐसा मत करना कि किसी टीचर की अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी सी देखी फिर बंद कर दी, फिर थोड़ी सी देखी बंद कर दी। पूरी वीडियो देखो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। गाइस, यहाँ पे आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कई लोग असेंशियल कमोडिटीज़ को क्या कर लेते हैं, कई लोग असेंशियल कमोडिटीज़ को रख लेते हैं। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया अनियन का कि प्याज बहुत महंगा हो रहा है, प्याज महंगा होता गया, लेकिन कई लोगों ने इसका स्टॉक को होल्ड कर दिया। होल्ड करने से क्या हुआ, लोगों ने अपने घर में प्याज का स्टॉक रख दिया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि गोडाउन्स में प्याज पड़ा है, प्याज उन लोगों ने खरीदा है 30-40 रुपए किलो, लेकिन जब प्याज 100 रुपए किलो हो जाएगा तब वो उसको बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर नहीं हो रहा, यहाँ पे आम जनता मर रही है। तो ये है हमारा, क्या नाम है इसका, नाम नहीं दिया क्या भाई, इसका नाम दे देते हैं, क्या दे, इसका नाम दे देते हैं गोली, ठीक है। गोली बड़ा गोली देता है, ठीक है। ये गोली है, गोली के पास एक गोडाउन है, गोली के पास एक गोडाउन है, ठीक है। गोली के पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन में इतने सारे टमाटर पड़े हैं, देख रहे हो आप लोग, देखो कितने टमाटर इसने होल्ड करके रखे। अब क्या हुआ, मार्केट में टमाटर है ही नहीं, और टमाटर की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 10 रुपए किलो, फिर 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके 100 रुपए किलो हो गया। और ये गोली भाई साहब देखो टमाटर को होल्ड करके बैठा है। तो यहाँ पे
एक पर्सन है जिसको पता चला, क्या कौन है ये, इसको सब जानते हो, चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे को पता चल गया कि ये गोली है ना, बड़ी गोली दे रहा है लोगों को, ये गोली ना लोगों को बड़ी गोली दे रहा है, और इसने बहुत सारा स्टॉक होल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे चुलबुल पांडे को जैसे ही पता चलेगा वो क्या करेगा, इस सारे टमाटर को जब्त कर देगा, दैट इज सीज। सीज करना मतलब किसी भी ओनर की प्रॉपर्टी पे जब्त करना, किसी भी ओनर की प्रॉपर्टी को जब्त करना और उसकी मर्जी के खिलाफ। ये टमाटर रहेंगे तो गोली के, ये टमाटर रहेंगे तो गोली के, लेकिन 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 यहाँ पे चुलबुल पांडे उसको लेके चला जाएगा, गोली इसको बेच नहीं सकता बिना परमिशन के गवर्नमेंट के। ये देखो ऐसे सीज कर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई प्रॉपर्टीज को भी गवर्नमेंट ऐसे सीज कर जाती, कई दुकानों को ऐसे सीज कर जाती, तो ये हो गए सीज। यहाँ पे क्या लग जाएगा, थप्पा लग जाएगा, किसका, गवर्नमेंट का। सीजन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सेक्शन 6A क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एसेंशियल कमोडिटी सीज इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंडर ऑर्डर्स है, उसके हिसाब से कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज हमारा जो ऑथोराइज ऑफिसर्स है वो सीज कर सकता है। आजा सीज होता क्या है। The dictionary meaning of the word seizure means to lay hold of suddenly or forcefully, to take hold, to reach or to grasp and to clutch। मतलब क्या किया, किसी की चीज को जब्त कर लिया जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है। टू ले होल्ड सडनली और फोर्सफुली, टू टेक होल्ड करा, रीच करा, ग्रैब करा और क्लच कर दिया, ठीक है। अभी देखो, इट मीन्स टू टेक पोजेशन कंट्री टू द विशेस ऑफ ओनर। वहां पे गोली तो नहीं चाहता होगा, वहां पे गोली तो नहीं चाहता होगा ना कि उसके टमाटर को चुलबुल पांडे सीज करे, लेकिन चुलबुल पांडे ने सीज किया तो गोली तो नहीं चाहता था। तो टू टेक पोजेशन कंट्री टू द विशेस ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सच एक्शन इज यूनिलैटरल एक्शन टू द पर्सन सीज। यहाँ पे एक्शन यूनिलैटरल है, बायलैटरल नहीं है, क्योंकि हमारा गोली तो नहीं चाहता था कि चुलबुल पांडे उसके टमाटर को लेके चल जाए, लेकिन चुलबुल पांडे लेके गया तो ये यूनिलैटरल एक्शन है। The person from whom anything is seized loses from the moment of seizure the right or power to control and regulate the use of the thing। अब ध्यान से सुनना, वो टमाटर वो लाल लाल प्यारे प्यारे से टमाटर, ऐसे मजेदार टमाटर रहेंगे तो गोली के ही, ओनर तो उसका गोली है, लेकिन चुलबुल पांडे की मर्जी के बिना, गवर्नमेंट की मर्जी के बिना गोली उसको बेच नहीं सकता, उसको खा नहीं सकता, उसको किसी को फ्री में भी नहीं दे सकता। द पर्सन फ्रॉम whom एनीथिंग इज सीज, वो क्या लॉस कर देता है, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सीजर द राइट ऑफ पावर टू कंट्रोल रेगुलेट द यूज ऑफ दैट थिंग, उस चीज को यूज करने का पावर छोड़ देता है। अब एक होता है सीज। सीज में क्या हुआ, सीज में ये हुआ कि कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को पता चला, ऑथोराइज कंट्रोलर को ये पता चला कि किसी के गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है जिसकी खपत बाजार में है, तो वो क्या करेगा, उसको सीज कर देगा। सीज करने से प्रॉपर्टी रहती तो किसकी है, प्रॉपर्टी रहती तो ओनर की है, लेकिन उस पे कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्फिस्केशन। सीज कौन से सेक्शन में था, सेक्शन 3 में। कॉन्फिस्केशन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 6A। बीइंग द कमोडिटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की। अगर सीज किए हुए टमाटर को कॉन्फिस्केट कर लिया गवर्नमेंट ने, चुलबुल पांडे ने जो टमाटर को सीज किया था, अगर गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया तो वहाँ पे वो किसके कंट्रोल में हो जाएगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाएगी। उसकी ओनर कौन होगी, गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट उसको बेचे, खाए, फेंके, कुछ भी कर सकती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे नकली मावा मिलता है, नकली मावा बहुत बनता है, बहुत नकली मावा, नकली पनीर बहुत बनता है, सावे होते हैं तब बनता है, या फिर दिवाली के टाइम पे बहुत बनता है। तो तब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत जगह छापे मारती है, तो छापे मार के क्या कर देती है, उस प्रॉपर्टी को सीज कर देती है, मतलब वो मावे को सीज कर देती है। अब आगे उस ओनर को उसको बेच नहीं सकता, लेकिन
इंक्वायरी होती है, उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग में ये पता चलता है कि मावा वाकई नकली है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको ले जाती है, कॉन्फिस्केट कर लेती है। कॉन्फिस्केट का मतलब अब वो मावा किसका हो गया, गवर्नमेंट का हो गया। अब गवर्नमेंट उसको खाए, बेचे, कुछ भी कर सकती है, वो ओनर का नहीं रहा। तो बीइंग द कमोडिटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, पहले सीज होगा तभी कॉन्फिस्केट होगा। पहले चुलबुल पांडे आएगा और लगाएगा 2 डंडे और तब सीज करके जाएगा, तभी तो गवर्नमेंट अपनी लेबोरेटरी में उस चीज को चेक कराएगी। तो एसेंशियल कमोडिटी हैज बीन सीज कुड बी कॉन्फिस्केटेड। ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट गवर्नमेंट आके आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करेगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी सीज होती है, सबसे पहले जो गुड्स है वो सीज होंगे। कमोडिटी विच कैन नॉट बी सीज, ऐसी चीज जो सीज हुई नहीं तो वो कॉन्फिस्केट कैसे होगी। तो सबसे पहले चीज क्या होती है, सीज होती है, देन कॉन्फिस्केट होती है। ऐसी चीज जो सीज हुई नहीं वो कॉन्फिस्केट भी नहीं होगी। इट इज द एक्शन लेटर टू द सीजर, मतलब पहले सीजर होगा देन कॉन्फिस्केशन होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या डिफरेंस है सीजर और कॉन्फिस्केशन में, देखो। मीनिंग, इट मीन्स टू टेक द पोजेशन contrary to the wishes of owner of that property and that action unilateral to the person seizing। मतलब एक पर्सन की प्रॉपर्टी उठा के, मतलब गुड्स, मैं बार बार प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे समझ लेना गुड्स उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके विशेष के बिना उसका गुड्स उठाना क्या होता है, सीजर होता है, ठीक है। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है ओनरशिप ही किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास हो गई। चाहे ओनर उसको बेचे चाहे नहीं बेचे, गवर्नमेंट के अंडर में वो चीज आ गई। ओनर ये नहीं बोल सकता नहीं 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 मेरी चीजें मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मेरी चीजें मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। कॉन्ट्रैरी टू द विशेस ऑफ ओनर। ऑब्वियसली किसी की चीज अगर आप जब्त करोगे तो कौन बोलेगा कि हाँ मेरी चीज जब्त करो। सेक्शन कौन सा है, सीजर में सेक्शन 3 है, कॉन्फिस्केशन में 6A है। ओनरशिप ऑफ गुड्स, यहाँ पे ओनर के पास ही ओनरशिप होती है, यहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। लास्ट, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, आई थिंक दिख गया होगा डिस्पोजल ऑफ गुड्स। डिस्पोजल ऑफ गुड्स का मतलब होता है क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उस चीज को, उस गुड्स को बेच सकती है। तो इट कांट बी डिस्पोज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी नहीं बेच सकती क्योंकि वो चीज किसकी है, अभी ओनर की है। उसका ओनर कौन है, जो असली मालिक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट उसको बेच सकती है क्योंकि वो चीज किसकी हो गई, अब गवर्नमेंट की हो गई। मान लो चुलबुल पांडे ने बहुत सारे टमाटर क्या किए, जब्त किए, तो गवर्नमेंट ने जब उसको कॉन्फिस्केट किया तो गवर्नमेंट उसको मार्केट में बेच सकती है। कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, सीज होती है। सबसे पहले कोई भी चीज क्या होती है, सीज होती है, ठीक है। सीज होने के बाद इसकी रिपोर्ट जाती है कलेक्टर को। ध्यान से सुनना, सबसे पहले कोई भी चीज क्या होती है, सीज होती है, ठीक है। सीज होने के बाद उसकी रिपोर्ट किसको जाती है, कलेक्टर को। वहाँ का जो भी कलेक्टर होगा उसके पास वो रिपोर्ट चली जाएगी। अब रिपोर्ट के बाद कलेक्टर क्या करेगा, रिपोर्ट देखेगा कलेक्टर, ठीक है। और कलेक्टर ये देखेगा कि वाकई में ये सीजर सही है या नहीं है। जैसे कि नकली मावा पकड़ा गया तो कलेक्टर ये देखेगा कि वाकई में अगर नकली मावा है तो पब्लिक को ना खिला के हम उसको कॉन्फिस्केट करें। तो कलेक्टर नोटिस भेजेगा ओनर को कि तेरी ये चीज हमारी हो गई। कलेक्टर ये नोटिस भेजेगा कि तेरी ये चीज हमारी हो गई, तो नोटिस किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। अब सिर्फ टमाटर सीज हुए क्या, अगर मैं बोलूं गोली के गोडाउन से टमाटर निकले तो क्या सिर्फ टमाटर सीज हुए, नहीं, टमाटर किसी डब्बे में होंगे, टमाटर किसी चीज में पैक होंगे। तो एसेंशियल कमोडिटी तो सीज हुई, मतलब वो टमाटर तो सीज हुए, उसके साथ उसकी पैकिंग, अगर कोई चीज उसको पैक किया है तो वो भी होगी सीज। नेक्स्ट, एनिमल, व्हीकल, वेजल और एनी अदर कन्वीनियंस, ठीक है। देखो ये एक्ट बहुत पुराना है, 1955 का एक्ट है। तो 1955 वाले एक्ट में आप ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी से एक चीज यहाँ से वहाँ जाती थी। वहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स का यूज़ होता था, ठीक है। तो एनिमल्स वगैरह भी अगर कोई पकड़े जाते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। एक सरदार जी थे, वो अपना घोड़ा गाड़ी लेके जा रहे थे। मैं निकला गड्डी लेके, तो क्या हुआ, उसमें गोली के बहुत सारे टमाटर थे।
उसमें गोली के बहुत सारे टमाटर थे, ठीक है। तो बीच में हमारे मिल गए चुलबुल पांडे। तो चुलबुल पांडे ने बोला रुको रुको सरदार जी, क्या लेके जा रहे हो? तो सरदार जी ने बोला मैं तो कुछ नहीं, चीजें ही लेके जा रहा हूँ लोगों के खाने पीने की। तो चुलबुल पांडे ने चेक किया, चुलबुल पांडे ने जब चेक किया उसको, तो वहां पे 1000 किलो टमाटर थे, 1000 किलो टमाटर। और 1000 किलो टमाटर किसके थे? गोली के थे। अब चुलबुल पांडे को गड़बड़ी लगी, तो चुलबुल पांडे ने उसको सीज किया। तो टमाटर तो सीज हुए, टमाटर के साथ टमाटर की पैकिंग, मतलब जिस पन्नियों में वो पैक था, प्लस वो घोड़ा गाड़ी जो सरदार जी लेके जा रहे थे, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, वो भी सीज हुई। अब क्या हुआ, वहां पे सरदार जी बोले मेरी क्या गलती भाई साहब, मेरी क्या गलती, मेरे को तो गोली ने बोला कि आपको यहाँ से यहाँ सामान पहुंचाना है, मैं तो पहुंचा रहा था, मुझे क्या पता कि वो क्या कर रहा है, जब्त कर रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है लाइक एनिमल है, व्हीकल है, वेजल है और अदर कन्वीनियंस, जो ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है, अगर इनकी गलती नहीं है तो ये छूट सकते हैं फाइन पे करके। सरदार जी अपनी घोड़ा गाड़ी को छुड़वा सकते हैं फाइन देके, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? व्हीकल्स वगैरह के लिए है, ठीक है। आप अपनी कमोडिटीज को फाइन देके नहीं छुड़वा सकते, आप उसकी पैकिंग को फाइन देके नहीं छुड़वा सकते, लेकिन जिस गाड़ी में वो जा रहा है, जिस एनिमल में वो जा रहा है, वो छुड़वा सकते हो बाय पेइंग फाइन। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले चीजें क्या होती है? जब्त होती है, सीज होती है, ठीक है। सीज होने के बाद रिपोर्ट जाती है कलेक्टर को, कलेक्टर उस रिपोर्ट को चेक करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है और नोटिस देता है कॉन्फिस्केशन का उस पर्सन को जिसके वो गुड्स है। अब कॉन्फिस्केशन में 3 चीजें कॉन्फिस्केशन होती है, असेंशियल कमोडिटीज प्लस उसकी पैकिंग प्लस कोई एनिमल, व्हीकल वगैरह, ठीक है। और अगर एनिमल और व्हीकल उनकी कोई गलती नहीं है तो वो फाइन देके छुड़वा सकते हैं। यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस है, कैसे सीजर होता है, फिर कॉन्फिस्केशन होता है। सीजर में ओनर की प्रॉपर्टी ओनर की होती है, लेकिन ओनर उसको बेच नहीं सकता, ना ही गवर्नमेंट उसको बेच सकती है। लेकिन कॉन्फिस्केशन में वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है और गवर्नमेंट उसको बेच सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे गुड्स है। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 6A प्रोवाइड्स वेयर एन असेंशियल कमोडिटी इज सीज इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या था? सीज था। अगर कोई असेंशियल कमोडिटी सीज होती है तो रिपोर्ट ऑफ सच सीजर शैल बी मेड विदाउट एनी रीजनेबल डिले, ठीक है। एक बिना रुके उसकी रिपोर्ट किसको बना के देनी होती है? कलेक्टर को of the district or the presidency town in which the essential commodity is seized, ठीक है। मतलब वहाँ का कोई मुखिया होगा या तो उसको या फिर कलेक्टर को बना के दे दो रिपोर्ट। अब क्या होगा? द कलेक्टर है एट हिज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कलेक्टर क्या करेगा? अपनी मर्जी से मे डिटरमाइन फॉर द प्रोडक्शन एंड सीज ऑफ कमोडिटी बिफोर हिम, वो देखेगा सारी प्रोडक्शन और इफ ही सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसको कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर पास फॉर कॉन्फिस्केशन, उसको लगता है वाकई में एक्ट का कॉन्ट्रावेंट हुआ है तो वो क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा। अब क्या क्या सीज करेगा? असेंशियल कमोडिटी सीज करेगा और क्या करेगा? कॉन्फिस्केट क्या क्या करेगा? पहले तो असेंशियल कमोडिटीज, एनी पैकेज कवरिंग और रेसिपिटल और इन विच द असेंशियल कमोडिटी इज फाउंड, मतलब कोई भी पैकिंग जिसमें क्या हो? असेंशियल कमोडिटी फाउंड हुई हो। एनी एनिमल, व्हीकल, वेजल और अदर कन्वीनियंस यूज्ड, अदर कन्वेंस इज यूज्ड इन कैरिंग अस असेंशियल कमोडिटी, मतलब कोई गाड़ी वगैरह, ठीक है। मैं लैंग्वेज इसलिए बताती हूँ आप लोग को क्योंकि आप लोग को लिखनी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोग को लिखनी लैंग्वेज है। समझते PDF से हो, समझते सारे PPT से समझना, लेकिन लिखना लैंग्वेज, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब कहते हैं ना, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के लर्न करना है, लेकिन लिखना बड़ा बड़ा करके। प्रोवाइडेड वेदर further that in the case of any animal, vehicle, weather or other conveyance, ठीक है, the owner of such animal, उसका animal का owner, vehicle etc. shall be giving an option to pay in lieu of his confiscation, fine pay करना पड़ेगा, not exceeding the market price on the date of seizure the essential commodity,
ठीक है, द एसेंशियल कमोडिटी टू बी कैरिड बाय सच एनिमल, व्हीकल, वेसल और अदर कन्वेंस। फाइन पे करना, लेकिन फाइन उसकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, कोई घोड़ा गाड़ी है, अगर घोड़ा गाड़ी की रेट ही 20,000 रुपये, तो आप फाइन 20,000 से ज़्यादा का नहीं लगा सकते। आप फाइन 20,000 के ज़्यादा लगाओगे तो क्या मतलब रहेगा, वो क्या करेगा, पर्सन दूसरा घोड़ा गाड़ी लेगा। तो फाइन लगाओ, लेकिन मैक्स टू मैक्स उसके मार्केट वैल्यू तक ही लगा सकते हो। घोड़ा गाड़ी की वैल्यू मान लो 20,000 है, तो 20,000 से ज़्यादा आप फाइन नहीं लगा सकते। एक केस हुआ था रामचंद्र वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, क्या हुआ था इस केस में, देखते हैं एक बार। ध्यान से सुनना। Unless the vehicle was used for carrying the essential commodity, Deputy Commissioner has no jurisdiction to initiate proceeding for its confiscation, much less the police to seize it. ध्यान से सुनना। मान लो घोड़ा गाड़ी को सरदार जी लेके जा रहे थे, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है। अब क्या हुआ, आराम से हमारे सरदार जी जा रहे थे, बड़े मजे से जा रहे थे। क्या हुआ, एकदम से आगे दूसरी गाड़ी आई और घोड़ा गाड़ी और दूसरी गाड़ी आपस में भिड़ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जब पुलिस वालों ने इस केस को देखा तो पुलिस वालों ने देखा कि क्या हुआ, सरदार जी ने आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार दी और सरदार जी को थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी, तो इसीलिए पुलिस वालों ने सरदार जी को पकड़ लिया। अब बाद में थोड़ी देर बाद ही गोली के गोडाउन में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही गोली के गोडाउन में रेड पड़ गई और डिप्टी कमिश्नर जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है उसने उसके सारे गोडाउन के टमाटर सीज कर लिए और सरदार जी की गाड़ी में भी वही टमाटर थे जो कि गोली के गोडाउन में जाने वाले थे। तो आप उस गाड़ी को इसीलिए नहीं सीज कर सकते कि पुलिस ने उसको पकड़ा है। देखो, पुलिस का पकड़ना सरदार जी को इसीलिए था क्योंकि सरदार जी ने आगे वाली गाड़ी को बेड़ा, ना कि पुलिस का ये इंटेंशन था कि उसने टमाटर लेके जा रहा था वो। समझ में आया? तो अगर कोई व्हीकल वैसे ही पकड़ी जाती है, ठीक है, और उसको पुलिस नॉर्मली किसी चीज़ के लिए पकड़ते हैं तो आप उसको सीज नहीं कर सकते। देखो ये लिखा हुआ है, अनलेस द व्हीकल वॉज यूज फॉर कैरिंग ऑफ असेंशियल कमोडिटी। जब तक कोई व्हीकल असेंशियल कमोडिटीज को नहीं लेके जा रही होती है, द डिप्टी कमिश्नर हैज नो jurisdiction to initiate proceeding for its confiscation, much less the police to seize it। पुलिस ने किसी और कारण से उस व्हीकल को पकड़ा और उसमें असेंशियल कमोडिटी थी नहीं, बस सरदार जी ने तो ऐसे ही भेड़ दिया, उसमें असेंशियल कमोडिटी थी नहीं, तो आप उसको सीज नहीं कर सकते ये कह के कि गोली की व्हीकल है। ऐसे क्या होता है, गोडाउन के बाहर काफ़ी सारी बसें रखी है, गोडाउन के पास बाहर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई, लेकिन गाड़ियों में असेंशियल कमोडिटीज नहीं है तो आप उसको सीज नहीं कर सकते। जब तक गाड़ी के अंदर असेंशियल कमोडिटी नहीं मिलती तब तक आप उसको सीज नहीं कर सकते। ये केस हुआ था रामचंद्र वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसका मैं कहती हूँ आ सकता है कोई भी केस स्टडी बन के, कोई दूसरा केस बन के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस केस का क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। केस से ही हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आप लोग ये समझो कि जब तक किसी गाड़ी में असेंशियल कमोडिटी नहीं है, सिर्फ ओनर की वो गाड़ी है, इस रीज़न से आप उसको सीज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गाड़ी में असेंशियल कमोडिटी थोड़ी मिली, ओनर की हुई तो क्या हुआ। अब देखो नोट, even through section 6A authorized confiscation of seized goods, it does not say the entire seized quantity should be directed to be confiscated। बिल्कुल सही है। मान लो चुलबुल पांडे ने गोली के 1000 किलो टमाटर पकड़े। चुलबुल पांडे ने गोली के 1000 किलो टमाटर पकड़े, लेकिन कलेक्टर बोलता है मैं 600 किलो ही कॉन्फिस्केट करूंगा, 400 किलो वापस करूंगा। कर सकता है कलेक्टर, हो सकता है कोई रीजन हो, ठीक है, हो सकता है कि वो 400 किलो पब्लिक को ही देने वाला हो,
कोई रीज़न हो जिसकी वजह से गोली ने प्रेजेंट कर दिया हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ इसके लिए दे दी थी, तो कलेक्टर की डिस्क्रिप्शन है कि कलेक्टर पूरा सीज करना चाहता है, आधा सीज करना चाहता है, आधे से कम करना चाहता है या आधे से ज़्यादा करना चाहता है। इसमें कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। सेक्शन 6A बोलता है कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज गुड्स। आपने 1000 किलो टमाटर पकड़े, इट डज नॉट से कि एंटायर क्वांटिटी ही कॉन्फिस्केट होगी कि 1000 की 1000 नहीं तो 0, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आधी हो जाए, हो सकता है आधी से भी कम हो जाए। सेल ऑफ कॉन्फिस्केट कॉमोडिटी। कलेक्टर इज एन ओपिनियन दैट एसेंशियल कमोडिटी सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके। जैसे टमाटर है तो आपको पता है टमाटर जल्दी से खराब हो जाते हैं। ये लाल लाल टमाटर धीरे धीरे ऐसे गंदे से हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। अब टमाटर की रेट वैसे ही पब्लिक में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा रेट हो रही है, तो वहाँ पे टमाटर को ऐसे वेस्ट करने से बेटर है कि हम उसको बेच दें। तो अगर हमारे कलेक्टर को लगता है कि गुड्स ऐसे हैं जो कि स्पीडी डिके, स्पीडी डिके मतलब खराब होने वाले, तो हो सकता है वो कॉन्फिस्केट से पहले भी उसको बेच ले, हो सकता है कॉन्फिस्केट के बाद बेच ले, वो बेच सकता है। मान लो देखो कलेक्टर को रिपोर्ट बनाने में मान लो 30 दिन लग गए, तो 30 दिन में तो टमाटर खराब हो जाएंगे ना, तो रिपोर्ट बनाने से पहले भी बेच सकता है। हो सकता है कलेक्टर ने 2 दिन में रिपोर्ट बना दिया, तीसरे दिन बेच दे, तो कॉन्फिस्केशन से पहले भी बेच सकता है, कॉन्फिस्केशन के बाद भी बेच सकता है। अगर उसको लगता है कि असेंशियल कमोडिटी स्पीडी और नेचुरल डिके, पेरिशेबल नेचर की खराब हो जाएगी, तो कलेक्टर इज एन ओपिनियन दैट एसेंशियल कमोडिटी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड एट। वो बोलेगा इसको बेच डालो, बेच डालो, इसको बेच डालो। कैसे बेचेंगे? कंट्रोल प्राइस। मान लो देखो मार्केट में प्राइस चल रही है टमाटर की 100 रुपए किलो, मार्केट में प्राइस चल रही है 100 रुपए किलो, कलेक्टर बोलता है इसको 60 रुपए किलो में बेच दो, इसको 60 रुपए किलो में बेच दो। आप कभी भी देखना, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार किसी सब्जियों की प्राइसेस बहुत पीक पे पहुंच जाती है। अब क्या होता है, एकदम से मार्केट में वो चीज़ आने लग जाती है तो प्राइस कम हो जाती है, तो कलेक्टर बोलता है कि 60 रुपए में बेच दो। कंट्रोल प्राइस मतलब वो प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पब्लिक ऑक्शन में लगा सकती है। हो सकता है 1000 किलो टमाटर है तो पब्लिक में ना बेच के क्या करें, उसका ऑक्शन लगा दे, ऑक्शन लगा के बड़े बड़े डीलर्स को बुलाए और उनको बेच दे। फेयर प्राइस थ्रू एनी शॉप मतलब मंडी में जाके बेच दे। ठीक है, तो समझ में आई, दिमाग में आई। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कलेक्टर को लगता है कि असेंशियल कमोडिटी हमारी खराब ना हो जाए, पेरिशेबल की नेचर की है, स्पीडी एंड नेचुरल डिके, तो वहाँ पे कलेक्टर ऑर्डर देगा कि इसको बेच डालो, बेच डालो, बेच डालो। किस प्राइस पे? कंट्रोल प्राइस पे, पब्लिक ऑक्शन में, या फिर फेयर प्राइस थ्रू एनी शॉप। अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सेक्शन 6A सब सेक्शन 2 है इसका। कलेक्टर ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट ऑफ सीजर और ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एनी असेंशियल कमोडिटी, मतलब सीजर की रिपोर्ट देखेगा सबसे पहले और इंस्पेक्शन करेगा असेंशियल कमोडिटी का। इज एन ओपिनियन दैट द असेंशियल कमोडिटी सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके और इट अदरवाइज एक्सपेंडेड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में भी वो ये काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कमोडिटी स्पीडी और नेचुरल डिके की हो। तो टू डू सो ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड एट कंट्रोल्ड प्राइस, उसको कंट्रोल प्राइस पे बेच सकते हैं। वेयर नो सच प्राइस फिक्स ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड एट पब्लिक ऑक्शन। मान लो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही, तो पब्लिक ऑक्शन लगा देगी, बड़े बड़े डीलर्स को बुलाएगी और बोलेगी आप आके इसको खरीदो। provided that if retail price of commodity has been fixed by central government या state government, then collector may order to sell it fair price through any shop। मतलब मंडी में जाके उसको बेच सकते हैं। अगर टमाटर है तो मंडी में जाएंगे, अगर कोई और चीज़ है तो दुकान वगैरह पे जाके बिक जाएगी। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कलेक्टर को लगता है कि कोई भी असेंशियल कमोडिटी ऐसी है जो कि स्पीडी या नेचुरल डिके या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको बेच सकता है। किस में? सबसे पहले कंट्रोल प्राइस पे। कंट्रोल प्राइस नहीं है तो पब्लिक ऑक्शन में, नहीं तो क्या करेगा, फेयर प्राइसेस शॉप पे इसको बेच देगा उसकी एमआरपी पे। डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आना, क्या चीज मतलब पैसा आना। ठीक है, जो पैसा बेचने पे मिला उसका क्या करें, उसका क्या करे, कलेक्टर पार्टी कर ले क्या,
ठीक है, कलेक्टर पार्टी तो नहीं करेगा, क्या करेगा, डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड। अगर कोई चीज बेचने पे कोई चीज पैसा आया तो कलेक्टर उसका क्या करे, बताओ बताओ क्या करे, पार्टी करे उसकी, नहीं पार्टी तो नहीं कर सकता, क्या करे, सेल प्रोसीड ऑफ एनी असेंशियल कमोडिटी सोल्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, मतलब उसको बेचने पे अगर कोई खर्चा हुआ है तो उसको माइनस कर दो, पे टू द ओनर। मान लो 1000 किलो टमाटर थे, किसके 1000 किलो टमाटर थे, हमारे गोली के, तो 1000 इंटू मान लो एक टमाटर 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है, 40,000 रुपये मिले बेचने पे, ठीक है। अब बेचने पे 40,000 रुपये मिले तो 40,000 में बेचने में मान लो 5,000 का खर्चा हो गया, 2,000 का खर्चा हो गया, 40,000 रुपये 5,000 का तो हो भी नहीं सकता, 2,000 का खर्चा हो गया, तो 38,000 किसको पे कर दिए जाएंगे, ओनर को पे कर दिए जाएंगे। आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस किसको पे कर दिए जाएंगे, ओनर को पे कर दिए जाएंगे, ठीक है, समझ में आई यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा आ रहा है, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि गोली ने पब्लिक के साथ गलत किया, पब्लिक वेलफेयर के साथ गलत किया, पब्लिक के टमाटर छुपा के रखे, उसके बाद वो पैसे जो सेल करके आएंगे कॉन्फिस्केटेड गुड्स से, वो गोली को क्यों पे किए जाए, क्यों ना वो पब्लिक के लिए यूज़ किए जाए। तो हर बार हर केस में वो गोली को नहीं पे किए जाएंगे, पब्लिक के लिए यूज़ किए जाएंगे। कुछ केसेस है जब क्या होगा, गोली को पे किए जाएंगे वरना गोली को नहीं पे किए जाएंगे। पहला, अभी तक कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास ही नहीं हुआ, वेयर नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज़ बीन पास, ठीक है, वेयर नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज़ बीन पास, ठीक है। तो अभी तक अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास ही नहीं हुआ तो वहाँ पे गोली को नहीं पे किए जाएंगे, किसको, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रख सकती, क्योंकि वहाँ पे अभी तक ओनर कौन है, गोली है। तो अगर कोई भी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ तो हम लोग वो पैसा किसको देंगे, गोली को देंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट के पास ओनरशिप का राइट नहीं है। वेयर ऑर्डर हैज़ बीन पास, लेकिन गोली ने क्या किया, कोर्ट में अपील लगा दी और कोर्ट में वो केस जीत गया। वे ऑर्डर पास हुआ लेकिन अपील डिसाइड हो गई किसके फेवर में, ओनर के फेवर में। वेयर इन द प्रोस्टिगेशन द पर्सन कंसर्न्ड इज एक्यूनेटेड, जहाँ पे हमने जब गोली को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दिया तो पता चला कि गोली सही था, चुलबुल पांडे ने गलती से उसके टमाटर को सीज कर दिया था। उसने तो टमाटर इसलिए लेके रखे थे कि वो कल मंडी में पहुँचा रहा था। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे ओनर को क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। 3 केसेस है, पहला कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ तो ओनर को पैसे दिए जाएंगे, दूसरा ऑर्डर तो पास हो गया लेकिन अपील लगाने की वजह से क्या हुआ, वो केस जीत गया, तीसरा वो सही साबित हुआ। समझ में आया। लेकिन ये पैसा कैसे दिया जाएगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सबसे पहले गुड्स को क्या किया जाता है, सीज किया जाता है। सीज करने के बाद कलेक्टर रिपोर्ट देता है, कलेक्टर रिपोर्ट में अगर बोलता है कि इस गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाए तो कलेक्टर उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा। अगर गुड्स स्पीडी और नेचुरल डिके तो कलेक्टर उसको बनने से पहले, मतलब कॉन्फिस्केट होने से पहले और कॉन्फिस्केट होने के बाद दोनों ही केसेस में बेच सकता है। हो सकता है गुड्स स्पीडी और नेचुरल डिके के नहीं हो लेकिन पब्लिक वेलफेयर में वो फिर भी उसको बेच सकता है। अब क्या हुआ, बेचने के बाद ओनर को पैसे हमेशा नहीं दिए जाते, लेकिन इन केसेस में दिया जाता है जब क्या होता है, कोई ऑर्डर नहीं पास हो, ऑर्डर पास हुआ लेकिन अपील उसके फेवर में हुई, और तीसरा वो पर्सन सही प्रूफ हुआ हो। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग सब मज़े में चल रहे हो। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लें। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स, सेक्शन 6A सबसेक्शन 3। ठीक है, द सेल प्रोसीड ऑफ असेंशियल कमोडिटी सोल्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस शैल बी पेड टू द ओनर और पर्सन फ्रॉम whom it is seized in the following circumstances। ठीक है, when no order of confiscation is ultimately passed by collector, कोई ऑर्डर ही पास नहीं हुआ। दूसरा, when order is passed लेकिन अपील फेवर में ओनर के आ गई होगी। तीसरा, वेयर इन द प्रोस्टिगेशन इंस्टीट्यूटेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, मतलब उसके खिलाफ उसने क्या किया, एक बार प्रोस्टिगेशन हुआ, मतलब उससे पूछा वगैरह गया,
in respect of which order has been confiscated has been made under the section the person concerned is accumulated। ठीक है, तो वो पर्सन सही साबित हुआ। ठीक है, जब दोनों से सामने आमने सामने पार्टी से पूछा गया, जैसे चुलबुल पांडे से और ओनर से पूछा गया, तो ओनर की सही बातें लगी। अगर मान लो ओनर गलत साबित हो जाए, अगर मान लो ओनर गलत साबित हो जाए और सब ये बोले कि नहीं जो चुलबुल पांडे ने किया वो सही है, अगर कलेक्टर उस गुड्स को बेच दे या कुछ भी हो जाए, मतलब कॉन्फिस्केटेड हो गया, तो यहाँ पे हमारे गोली को बड़ा गुस्सा आया। गोली को बड़ा गुस्सा आया, तूने मेरे कैसे टमाटर ले गया रे चुलबुल पांडे, मतलब गोली को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जब गोली को गुस्सा आया तो गोली कहाँ अपील लगा सकता है? अपील लगाएगा कहाँ पे? अपने कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में कैसे लगाएगा? देखो, सबसे पहले कोई भी गुड्स क्या हुआ, सीज या कॉन्फिस्केट हुआ। ठीक है, हो गया, सबसे पहले सीज हुआ, फिर कॉन्फिस्केट हुआ, सीज होने के बाद कॉन्फिस्केट हुआ। अब क्या हुआ, विद इन 1 मंथ, मतलब 30 डेज के अंदर, विद इन 1 मंथ हम अपील लगाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? मतलब यहाँ पे गोली किसके पास जाएगा? अशोक गहलोत जी के पास जाएगा। अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, सुनो सुनो सुनो, मेरे टमाटर इन लोगों ने सीज कर दिए और बेच भी दिए, कॉन्फिस्केट भी कर दिए। तो अशोक गहलोत जी ने सुना उसका, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग ROBH, और ROBH मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई बार बताया ROBH क्या होता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग ROBH क्या होता है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या देगा? ऑर्डर देगा, पास करेगा ऑर्डर। अशोक गहलोत जी ऑर्डर पास करेंगे, बोलेंगे भाई जो कलेक्टर ने बोला ना वो सही है, कंफर्म। कलेक्टर ने जो बोला, कलेक्टर ने तेरे 1000 किलो टमाटर लिए ना, उसको हटा के हम लोग 600 किलो करा सकते हैं, मतलब मॉडिफाइड। ठीक है, और नलीफाई का मतलब होता है जो कलेक्टर ने बोला वो गलत है। ठीक है, तो नलीफाई भी कर सकते हैं, मतलब अनल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें कर सकता है। सबसे पहले किसी भी पर्सन के कोई गुड्स को, कमोडिटीज को सीज किया गया और कॉन्फिस्केट किया, तो 1 महीने के अंदर अपील लगाएगा किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास अपील लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। डिले रीजनेबल कॉजेस में चलता है। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑर्डर पास करेगा। क्या ऑर्डर पास करेगा? जो बोला कलेक्टर ने सही बोला, कंफर्म। मॉडिफाई का मतलब होता है कितने 1000 किलो टमाटर थे ना, 1000 नहीं 600 किलो सीज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? 600 किलो कॉन्फिस्केट कर देंगे, मॉडिफाई। और अनल्ड का मतलब होता है कि कलेक्टर ने जो बोला वो गलत है। अगर ऐसा हो जाए, नलीफाई हो जाए ऑर्डर, कलेक्टर ने जो बोला वो गलत था, अब इसके बदले में तुझे क्या मिलेगा? अगर कमोडिटी है तो कमोडिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर कलेक्टर ने कमोडिटी बेच दी, तो उसका प्राइस प्लस इंटरेस्ट वापस। अगर कलेक्टर के पास कमोडिटी अभी भी पड़ी है, मान लो कोई दाल सीज की थी, दाल नहीं खराब होती तो उसने बेची भी नहीं, अगर नहीं बेची तो वो कमोडिटी वापस कर देगा। अगर कमोडिटी नहीं है, टमाटर जैसी चीज़ है, तो वो तो बेच दी होगी, तो वहाँ पे उसके प्राइस प्लस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। और इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है अपील करने का अगेंस्ट कॉन्फिस्केटेड गुड। एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एनी अपील अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केटेड में कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केटेड में फाइल एन अपील टू स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न विद इन 1 मंथ फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर। 1 महीने के अंदर अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट में क्या लगा सकते हो? अपील लगा सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट शेल after giving a opportunity to the applicant of heard pass an order as it think fit। अब क्या पास कर सकता है? 4, C से कंफर्म, M से मॉडिफाई, A से नलीफाई। CMA पढ़ते हो ना, ऑर्डर अपील अगेंस्ट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट 3 चीजें कर सकता है। CMA शॉर्टकट याद कर लेना, आजा भाई पेन। CMA, C से कंफर्म, M से मॉडिफाइंग और A से अनल्ड। ठीक है, इफ एन अपील हैज बीन डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट के फेवर में डिसाइड हो गई, मतलब वो नलीफाई हो गई या मॉडिफाई हो गई,
ही इज एंटाइटल्ड टू पजेस द कॉन्फिस्केटेड गुड, तो आपको वो कॉन्फिस्केटेड गुड वापस मिल जाएंगे। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो प्राइस मिल जाएगी। Therefore, essential commodity has been sold by the government with reasonable interest calculated from the date of seizure of essential commodity। मतलब जिस दिन से वो गुड सीज हुए वहां से लेके आज तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक केस हुआ था केरला वर्सेस माथी, ठीक है, मथाई, ठीक है, मथाई है, ठीक है। तो केरला वर्सेस मथाई क्या है? इट वाज पॉइंटेड आउट दैट कॉन्फिस्केशन इज नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, बट इट इज ओनली द मोड बाय विच कोर्ट कैन डिस्पोज द प्रॉपर्टी विच कम बिफोर इट इज क्रिमिनल ट्रायल। कॉन्फिस्केशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस लग गया, आपके ऊपर कोई ऑफेंस लग गया। मान लो गोली के टमाटर सीज किए गए, कॉन्फिस्केट किए कलेक्टर ने उसको भेज दिया। अगर गोली को लगता है वाकई में मैं गलत हूँ तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं गया, तो बस वही बात खत्म हो गई। उसका मतलब ये नहीं कि गोली को अब जेल भी होगी, गोली को ये भी लगेगा, गोली को वो भी लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है केरला वर्सेस मथाई? इट इज पॉइंटेड आउट दैट कॉन्फिस्केशन इज नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, ओनली द कोर्ट विच कैन डिस्पोज इट प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे गोली को कोई भी जेल नहीं हुई, लेकिन केस मान लो ऐसा हो जाए कि किसी पर्सन ने नकली मावा या नकली क्या बेच दिया, पनीर बेच दिया। अगर केस मान लो ऐसा हो जाए कि किसी पर्सन ने नकली मावा बेचा, गोली जो है ना हमारा गोली, वो सबको गोली दे दे के नकली मावा बेच रहा है। अब नकली मावा खा के लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है, तो वो मावा तो सीज होगा और कॉन्फिस्केट होगा, ठीक है, लेकिन गोली को इसके बदले में जेल भी हो सकती। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक है। अब गोली ये नहीं बोल सकता ले तो लिया मेरा मावा, अब मुझे तो छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। गोली नहीं छूटेगा क्योंकि यहाँ पे वो क्रिमिनल ऑफेंस में फंसेगा, वो तो अलग ही है, ठीक है। उसको जेल जाना पड़ेगा, वो तो अलग ही है। जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर दिया तो आप छूट गए, आप ये नहीं बोल सकते। आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो समझ में आया? अगर कोई आपकी वजह से किसी को पर्सनली नुकसान हो रहा है तो वहां पे आपको जेल भी जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गुड्स कॉन्फिस्केट हो गया तो मेरी जेल खत्म हो जाएगी। ऑफेंस एंड पनिशमेंट क्या है यहाँ पे? अब मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर मोस्टली खत्म हो चुका है, ये केस आप लोग देख लेना, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कुछ पेनल्टीज लेके आई हूँ मैं, वो देख लो। वैसे पेनल्टीज नहीं भी लर्न करोगे तो चलता है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 है। कौन सा सेक्शन? क्या बात कर रहे हो? हमको कोई नहीं पता सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कौन सा है। हमने पढ़ा नहीं सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। देखो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, देखते हैं। आप लोगों ने ये सेक्शन पढ़ा था? आप लोगों ने ये सेक्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने कौन से सेक्शन पढ़ा था? ये वाला। इसमें ये ऑर्डर पढ़े थे किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में 2 ऑर्डर, कौन कौन से 2 ऑर्डर एक बार देख लेते हैं वापस। ये वाले H और I, ठीक है। अगर इसमें आप लोग पकड़े जाते हो, गड़बड़ी करते हो, कॉन्ट्रावेंशन करते हो, ऑर्डर पास करा सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में क्लॉज H और I में, तो आपको इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर की, आपको इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर की और फाइन लगेगा, ठीक है। 1 साल की जेल, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब साथ में पैसे भी देने पड़ेंगे, और नहीं है कि फाइन देके छूट जाओ। जेल का खाना खाना पड़ेगा, साथ में पैसे भी देने पड़ेंगे। अब देखो H और I कौन सा है? ये रहा।
कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स, आप लोगों को बोला था कि प्याज को एक्सपोर्ट मत करो, आप लोगों को बोलते हैं शुगर एक्सपोर्ट मत करो, इंडिया में कमी है। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स लेने में गलती कर दी, आप लोगों ने डेटास लेने में गलती कर दी। तो यहाँ पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया। जब हमारा चुलबुल पांडे आपके यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने आ रहा था, तब आप लोगों ने उसको दिखाया नहीं, प्रेजेंट नहीं किया। तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा, 1 साल की जेल प्लस फाइन। ये ऑर्डर तो हम पढ़ चुके हैं ना सारे, ठीक है। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर विथ रेफरेंस टू अदर क्लॉसेस, मतलब एच और आई, एच और आई को छोड़ के अगर आपने किसी और में गड़बड़ी की, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के ऑर्डर्स, ये देखना आप लोग फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये आपको बताया था। तो इम्प्रिजनमेंट है 3 महीने से 7 साल तक, साथ में फाइन भी है। यहाँ पे सब जगह एंड है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे फाइन बड़ा ही लंबा है, 3 महीने से लेके 7 साल की जेल है, प्लस फाइन भी है। ऑथोराइज कंट्रोलर आपको बोल रहा है ऐसा मत करो, ऑथोराइज कंट्रोलर आपको बोल रहा है शुगर मत बेचो, मत बेचो, ये मत करो, वो मत करो, शुगर के प्रोडक्शन ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, आप तो नकते हो, आप मान ही नहीं रहे हो। तो ऑथोराइज कंट्रोलर की अगर आप बात नहीं मानते हो, चुलबुल पांडे की बात नहीं मानते हो, तो 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल है, प्लस फाइन भी है। एक बार जेल होके आ गए, 3 महीने, फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी नहीं मान रहे हो, अगर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, वो बोल रहा है चुलबुल पांडे मत करो मत करो मत करो, फिर भी करे जा रहे हो सेकंड एंड सब्सिक्वेंट, तो 6 महीने की जेल है, बिसाइड फाइन। यहाँ पे बिसाइड बोलो, एंड बोलो, सब जगह प्लस ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब में जेल भी है, प्लस फाइन भी है। मेरे साथ एक बार सारी पेनल्टीज याद कर लो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्लॉज एच और आई वाली, एच और आई वाली में क्या था, 1 साल की जेल प्लस फाइन था। उसके बाद अलग कोई क्लॉज है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के, तो 3 महीने से लेकर 7 साल की जेल है, प्लस फाइन है। तीसरा, ऑथोराइज कंट्रोलर ने बोला तो भी 3 महीने से लेकर 7 साल की जेल है, प्लस फाइन है। लेकिन दोबारा आप गलतियां करते हो, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हो, तो 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल है, प्लस फाइन है। ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, यहाँ पे जो ऑफेंसेस होते हैं, जो कि आप लोग जो जेल जा रहे हो, वो नॉन बेलेबल है। मतलब यहाँ पे आपको जमानत नहीं मिलती। आप ये मत सोचो कि मैंने गलती की, गोली ने गलती की, तो उसका वकील आके उसको छुड़ा के चल जाएगा, जमानत नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है नॉन बेलेबल। लिख देती हूँ एक बार, ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। यहाँ पे आपको छूट नहीं मिलेगी, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कोई भी बेल नहीं मिलेगी। तो ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, एन ऑफेंस इज वन वेयर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल की तरह मानेंगे आपको, और पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। A cognizable offense is one where under the criminal procedure code or any other law in time in force, a police officer may arrest a person without a warrant. Section 11 lay down that before a court can take a cognizable of an offense punishable under this act, 3 conditions satisfied होगी तभी ये cognizable माना जाएगा। सबसे पहले जो कलेक्टर होगा वो रिपोर्ट देगा राइटिंग में। द रिपोर्ट मस्ट बी मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, वही हो गया कलेक्टर हो गया, या फिर ऑथोराइज कंट्रोलर हो गया, या पुलिस वाला हो गया, और एनी अग्रीड पर्सन रिकॉग्नाइज एसोसिएशन। मतलब कुल मिला के रिपोर्ट देनी है, ठीक है, राइटिंग में रिपोर्ट देनी है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है, मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है, व्हाट इज मेंस रिया? ये रिया चक्रवर्ती है क्या? वो सुशांत वाली रिया, वो जो ड्रग्स में पकड़ी गई वो रिया है? हाँ, नहीं, ये वो रिया नहीं है भाई, ये वो रिया नहीं है। मेंस रिया का मतलब होता है कि आपका इंटेंशन गलत होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि
आपने किसको पकड़ा, गोली को पकड़ा, गोली को 1000 किलो टमाटर के साथ पकड़ा, लेकिन आपको क्या पता कि गोली का इंटेंशन गलत था। गोली कह रहा है मैं तो सुबह इसको खुद ही मंडी में डिलीवर करने जा रहा था, मैं तो खुद ही डिलीवर करने जा रहा था, मैंने कोई इसको स्टॉक होल्डिंग नहीं करके रखा था। तो अगर वो चीज़ प्रूफ हो जाए तो वहाँ पे उसको जेल का पानी पीना नहीं पड़ेगा, जेल का खाना खाना नहीं पड़ेगा। मतलब मेंस रिया इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर वो ये प्रूफ कर दे कि उसका इंटेंशन गलत नहीं था तो वो छूट सकता है। कुल मिला के उसका इंटेंशन देखा जाता है। तो मेंस रिया इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। मेंस रिया बाय नेसेसरी implication may be excluded from the statute only when it is absolutely clear that is impleaded of an object of an statute। आप लोगों को पता है मेंस रिया ना मेरे को बहुत अच्छे से याद हो जाता था। मतलब मैंने एग्जीक्यूटिव दिया था ना तो मुझे मेंस रिया आज तक मैं नहीं भूली। मेरे सर ने एक एग्जाम्पल बताया था कि मान लो कि एक वाइफ है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब वाइफ है, किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, तो हस्बैंड ने देख लिया और उसका दिल इतना टूटा कि उसने वाइफ के बॉयफ्रेंड के पेट में चक्कू घुसा दिया और पुलिस आ गई और उसके हस्बैंड को लेके चली गई और ये बोला कि इसने मर्डर कर दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो हस्बैंड छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि हस्बैंड ये बोला कि मेरा इंटेंशन नहीं था उस लड़के को मारने का, लेकिन मैंने जब उसको अपनी वाइफ के साथ देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको मार दिया। मतलब वहाँ पे उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वहाँ पे वो सिचुएशन बन गई थी कि उसने उसको मार दिया। तो वहाँ पे मेंस रिया देखा जाता है। इसीलिए ये बोला गया कि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में मेंस रिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो, द नेचर ऑफ मेंस रिया वुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम द स्टैच्यू क्रिएटिंग ऑफेंस डिपेंड ऑन द एक्ट और ऑब्जेक्ट, एक्ट एंड प्रोविजन देयर ऑफ। मतलब हर एक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लिक मारो, जो मैंने समझाया है हस्बैंड वाइफ का वो याद करो। मैंने आज तक मैं मेंस रिया नहीं भूली और मुझे नहीं लगता आप लोग भी नहीं भूलोगे। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और गाइस ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। गाइस मेरा एक है ना टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें मैं CS से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो आप लोगों को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आज की लेक्चर क्लास कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आया। गाइस अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, इसको शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और घर बैठ के अच्छे से तैयारी करना, वीडियोस को 2 से 3 बार सुनना। यहाँ पे हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कंप्लीट होता है 1955।